हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती, सबके सामने फिर से हाजिर हूं। तो एसएससी के चैनल पे संस्कृति का आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आज डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो जितने भी चर्चा में मुद्दे रहे हैं आज के न्यूज़पेपर्स में, जहां द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर कोई और जो है न्यूज़पेपर हो, उसमें जो भी चर्चा में रहा होगा हम यहाँ पे आपको 1 बाय 1 देखेंगे। डेली हम प्रोवाइड कर रहे हैं करंट अफेयर, जिसमें डेली के इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं। तो आज का हमारा पहला जो मुद्दा है, तो हमारा पहला मुद्दा क्या होता है हमेशा, आज हमने कौन सा दिवस या कौन सा डे सेलिब्रेट किया है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस, जिसको हम बोलते हैं लोकतंत्र का चौथा पिलर है, चौथा स्तंभ है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिख भी नहीं रहा है। तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना या गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि प्रेस की स्वतंत्रता हो और जिम्मेदारी को तय करना, कि वो स्वतंत्र रूप से प्रेस काम करे और जो उसकी जिम्मेदारी है वो ढंग से निभाए। अब देखो, प्रेस ही तो हमें बताता है कि कौन सी सरकार क्या कर रही है, कौन सी सरकार की नीतियाँ कैसी रही हैं साल के 5 सालों में, पिछले 10 सालों में। तो प्रेस जो है क्या करती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए बोलते हैं। इस वर्ष के आयोजन का विषय जो है प्रेस का बदलता स्वरूप, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है नामक एक हर बार रिपोर्ट निकाली जाती है, जो बताता है कि किसी देश में प्रेस जो संस्था है उसको कितनी आज़ादी मिली है या कितना अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर 180 देश शामिल थे, जिसमें से 159वें स्थान पर रहा है भारत। बिल्कुल नीचे ही है, बहुत अच्छी यहाँ पर रैंकिंग नहीं है। यूनेस्को हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाता है। फिर क्या लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो अभी हैं तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं। मंत्रालय जो है ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, जिसने ये डे सेलिब्रेट किया है। नाम क्या है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अगला हमारा आर्टिकल है क्रिकेट के संन्यास, मतलब क्रिकेट से संन्यास लेने वाले प्लेयर हैं अभी टिम साउथी, न्यूजीलैंड से हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी ने टेस्ट मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह इंग्लैंड के खिलाफ आगामी घरेलू श्रृंखला में अपना अंतिम टेस्ट मैच खेलेंगे। तो पूछ सकता है कि आखिरी टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था, तो इंग्लैंड के खिलाफ। साउथी हैमिल्टन के सेडन पार्क में अपने घरेलू मैदान पर कीवी टीम को अलविदा कहेंगे। यहाँ मैच जो है 14 से 18 दिसंबर के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं 770 इन्होंने विकेट लिए हैं, अपने आप में पहले नंबर पर है। न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में दिग्गज रिचर्ड हैडली जो है सेकंड नंबर पर हैं, 431 इन्होंने जो है क्या कर रखे हैं, विकेट ले रखे हैं, जिन्होंने 104 मैचों में 385 विकेट लिए हैं। फिर क्या है, न्यूजीलैंड ने हाल ही में भारत को उसके घर पे 3 मैचों में जो है टेस्ट सीरीज में 3-0 से मात दी थी। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट टीम रैंकिंग की बात करें अगर, तो प्रथम है ऑस्ट्रेलिया, पंचम है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड 5वें नंबर पर है। न्यूजीलैंड टेस्ट टीम का कप्तान है टॉम लाथम। ठीक है। भारत ने चौथे और अंतिम T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया। तो अभी मैंने आपको कल पढ़ाया था T20 इंटरनेशनल हो रहा है, तो उसमें क्या लिखा है, भारत ने चौथे और अंतिम T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया है। जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में चौथे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 135 रन से भारतीय टीम ने हराया है। इस जीत के साथ जो है भारत ने 4 मैचों की श्रृंखला 3-1 से अपने नाम कर ली है। ठीक है। अगला लिखा है, तिलक वर्मा ने 120 रन 47 गेंदों में, जबकि संजू सैमसन ने 109 रन जो है 56 गेंदों नाबाद पारी खेली है। अगला लिखा है, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है एक ही व्यक्ति को मिला है, जो कि है तिलक वर्मा। तो T20 इंटरनेशनल का जो है प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो है तिलक वर्मा। अगला देखिएगा लिखा है, इस मैच में बने हैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स, जो हम देख लेते हैं भाई क्या रिकॉर्ड बना दिए इन्होंने। T20 इंटरनेशनल की मैच की एक पारी में 23 छक्के भारत में लगाने का विश्व रिकॉर्ड है। संजू सैमसन एक कैलेंडर वर्ष में 3 T20 शतक बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने हैं। तिलक वर्मा T20 इंटरनेशनल में लगातार 2 शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। पहले संजू सैमसन है, हमने पढ़ा भी। संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच 210 रनों की नाबाद साझेदारी, जो T20 इंटरनेशनल में किसी भी विकेट के लिए भारत की ओर से अब तक का सबसे बढ़िया साझेदारी रिकॉर्ड रहा है। अगला आर्टिकल हमारा है, उष्णकटिबंधीय तूफान जो है सारा
आपको पता है जब भी कोई ऐसे तूफान वगैरह आते हैं तो नाम रखे जाते हैं उनके, तो इसका नाम रखा है सारा। होंडुरस में दस्तक दी है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तूफान सारा होंडुरस के तट से टकरा रहा है और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन ला रहा है। साथ में क्या है, कैरेबियन सागर में उठा यह तूफान 10 मील प्रति घंटे लगभग 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है पश्चिम मतलब बेलीज और युकाटन प्रायद्वीप की ओर जो है बढ़ रहा है। सारा 2024 के अटलांटिक तूफान के मौसम का 18वां नामित तूफान है। 2024 के अटलांटिक तूफान जो अलग अलग आए हैं वहाँ पे ये 18वां तूफान है। फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO के तत्वाधान में किया जाता। तो आपसे कभी कोई पूछे कि जितने भी जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनका नामकरण कौन करता है, तो यहाँ पर WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विश्वव्यापी नाम अलग अलग हैं, आपको पता है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम रखे गए हैं। हिंद महासागर में चक्रवात, चीन सागर में बोलते हैं टाइफून, जापान में बोलते हैं टाइफू, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं विली विली, कैरेबियन सागर में अगर कभी आता है तो हरिकेन कहा जाता है। ओके, इसके अलावा क्या है, उष्णकटिबंधीय तूफान के अनुकूल परिस्थितियां। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि भाई उष्णकटिबंधीय एरिया में तूफान आएंगे कब कब, टेम्परेचर मौसम कैसा होना चाहिए। जैसे बारिश के लिए होता है कि उमस हो जाए भाई, अच्छी खासी गर्मी पड़े, बादल बने तब बारिश होगी, वैसे यहाँ पे है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली विशाल समुद्री सतह होनी चाहिए, कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर पवन गति से छोटे बदलाव होने चाहिए, पहले से मौसम कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें मिल गई तो वहां पर क्या आ जाएगा, तूफान आएगा। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के चलते ग्रैप फेज 3 लागू किया गया। बताऊंगी ग्रैप फेज 3 क्या है। अलग अलग स्टेजेस बताते हैं कि यहाँ पे वायु प्रदूषण का स्तर कितना है। तो हम जो स्टेज 3 में पहुंच गए। जैसे होता ना कि कैंसर का स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो अभी जो है हमारा ये फाइनल स्टेज नहीं है, लेकिन जो है कैंसर जैसे फाइनल स्टेज होता है लास्ट स्टेज, इसके बाद लास्ट स्टेज ही है यहाँ पे पोल्यूशन का। इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर दिया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और गंभीर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर को देखते हुए ग्रैप 3 को लागू कर दिया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान वर्ष 2017 में स्टार्ट किया गया था, कार्यान्वयन है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रैप को 4 चरणों में विभाजित किया गया। तो पहला होता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 201 से लेकर के 300 के बीच में है। स्टेज 2 मतलब है 301 से 400 के बीच में है, और स्टेज 3 का मतलब है 401 से लेकर के 450, और 5वें पे अगर हम पहुंचेंगे तो 450 प्लस। और बोला जाता है कि ह्यूमन के लिए कितना अच्छा है, मैक्सिमम 50 होना चाहिए। 50 से तो बहुत दूर है, हम 450 के पास पहुंच गए हैं। देखो ये लिखा हुआ है सारा। भारत और नेपाल और बांग्लादेश का त्रिपक्षीय विद्युत समझौता, बिजली से संबंधित समझौता है। भारत नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पे तीनों ने ग्रिड बनाई है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच पहले त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री समझौते के तहत भागीदारी ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक विद्युत आपूर्ति का उद्घाटन किया जाएगा। तो नेपाल में बहुत नदियां ज़्यादा हैं, नदियां ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे विद्युत का उत्पादन अच्छा खासा होता है, ठीक है। पहली बार 3 दक्षिण एशियाई देशों में ट्रांसमिशन नेटवर्क में सहयोग किया गया है। तो पहली बार हो रहा है पूरे एशिया में ऐसा कुछ। NTPC विद्युत व्यापार निगम नेगाम और जो है हमारा भारतीय है ये। नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल से है। बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड के बीच त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री समझौते पर 3 अक्टूबर 2024 को काठमांडू में जो है हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के अनुसार नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। जैसा आपको बताया मैंने कि नेपाल में नदियां अच्छी खासी मात्रा में है, इसलिए बाढ़ वगैरह भी आती रहती है, तो अच्छी खासी मात्रा में जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो बेच भी रहे हैं, बेचेंगे, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल फोम, भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ता ने एक बायोडिग्रेडेबल फोम विकसित किया है। फोम मतलब होता है ना गत्ता, जिसको बोलते हो, गत्ता नहीं, इसको क्या बोलते हैं,
फोम बोलते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये फोम क्या है, ये प्लास्टिक का बना होता है। एक बार बनाने के बाद इसको आपको जलाना ही पड़ेगा, जलाने के बाद भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो ख़त्म बिल्कुल पूरी तरीके से किसी हाल में नहीं होगा। तो बायोडिग्रेडेबल बना रहे हैं, मतलब कि बनाया आपने, जब यूज़ किया करना था, जब यूज़ नहीं करना है या ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, तो अपने आप ही धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल फॉर्म विकसित किया है। वह पारंपरिक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सामग्री का एक टिकाऊ विकल्प है। आप कभी टीवी लेकर आओ, फ्रिज लेकर के आओ, कोई भी सामान ऐसा आता है जो टूट फूट सकता है, उसको जो है ऐसे ही फॉर्म में पैक करके दिया जाता है, ताकि कभी जो है सामान गिरे टकराए किसी चीज़ से तो टूटे ना। इसका इस्तेमाल बहुत होता है, तो इसलिए जो है इसका इस्तेमाल जब हो ही रहा है और इसका निपटान कर नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए समाधान ढूंढा गया है। इस फोम को यांत्रिक रूप से पुनः संसाधित किया जा सकता है, दोबारा भी हम बना पाएंगे। इसे पर्यावरण के अनुकूल विलायक के रूप में, मतलब पर्यावरण अनुकूल है कि पानी में घुल जाएगा और नुकसान नहीं होगा कोई। ये बायोफोम 80 डिग्री सेल्सियस पर पर्यावरण के अनुकूल विलायक के रूप में आने पर 3 घंटे के भीतर विघटित हो जाता है, तो 3 घंटे में ये खत्म हो जाएगा। फिर क्या है, नोट्रेडम कैथेड्रल, चर्च लग रहा है, ऐसे नाम जो चर्च के ही होते तो चर्च ही है। फ्रांस सरकार द्वारा 5 वर्ष बाद नोट्रेडम कैथेड्रल फिर से खोलने की घोषणा की गई है। ये बना हुआ है, इसे 7 दिसंबर 2024 से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वर्ष 2019 में जो है विनाशकारी आग के कारण जो है इसे बंद कर दिया गया था। 2019 में यहाँ खतरनाक आग लगी, जिसकी वजह से मरम्मत चल रही थी, और अब जो है फाइनल जो है सब कुछ हो गया है, तो अब ये खुलने वाला है। नोट्रेडम कैथेड्रल की बात करें तो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ है आवर लेडी ऑफ पेरिस, फ्रांस पेरिस, ठीक है। तो आवर लेडी ऑफ पेरिस होता है, यह पेरिस के आइल डे ला सीन नदी में एक छोटा सा द्वीप है जो पर स्थित है, ठीक है। वह दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध गिरजाघरों में से एक है। इसका निर्माण राजा लुइस जो है उन्होंने करवाया था। ये जो है 5 है 7 में, ठीक है। रोमन में कन्फ्यूजन मुझे बहुत होता है, तो 7 होगा शायद, ठीक है। के काल में बिशप मैरिज की सूली द्वारा वर्ष 1163 में इसका निर्माण शुरू किया गया था। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ष 1991 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो विश्व विरासत स्थल था, बताओ, उसमें आग लग गई और सारा काम ही खराब हो गया। आज का आखिरी आर्टिकल है, चीज़ें सारी आखिरी है। यहाँ पर क्या लिखा है, इन्फोसिस पुरस्कार 2024 दिए गए हैं। तो इन्फोसिस पुरस्कार 2024 किसे दिए गए हैं? हाल ही में इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा 2024 के इन्फोसिस पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस पुरस्कार के तहत 6 शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया। 6 की फोटो यहाँ पे लगी हुई है, नाम हम देखेंगे अभी। प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र जिसे सब कुछ लिखा, तारीफ लिखी होती है, और लगभग 1 लाख अमेरिकन डॉलर, ठीक है। लग रहा होगा कि मैम गिन रही हैं, तो गिनना पड़ रहा है भाई। अभी मैं गलत बोल दूंगी तो बच्चे बोलेंगे कमेंट करके, नहीं 1 लाख नहीं था, सॉरी 1 लाख था, 10,000 नहीं था, तो थोड़ा टाइम लिया है। 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 1 लाख टोटल, ठीक है। तो 1 लाख अमेरिकी डॉलर लाइफ सेट है, मतलब जो है पहले से सक्सेसफुल हो जाओ, फिर ऐसे पुरस्कार भी मिल जाए, और क्या चाहिए लाइफ में। तो नाम देखते हैं इनके। 6 क्षेत्रों में दिया गया है। अर्थशास्त्र में है अरुण चंद्रशेखर। अब मुझे भी नहीं पता है इनमें अरुण चंद्रशेखर कौन है, ठीक है, फिर भी नाम याद रखेंगे, फोटो ऐसे भी नहीं आता पेपर में। अर्थशास्त्र में है अरुण चंद्रशेखर। इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर विज्ञान में है श्याम गोलाकोटा, ठीक है। मानविकी और समाज विज्ञान में है महमूद कुरिया। जीव विज्ञान में है सिद्धेश कामत। गणितीय विज्ञान में है नीना गुप्ता। भौतिकी विज्ञान में है वेदिका खेमानी। तो जो लोग बोलते हैं लड़कियां जो है मैथ अच्छा नहीं पढ़ा सकती, इधर देख लो। कुछ लोगों का मानना है ना कि मैथ का टीचर हमेशा मेल होना चाहिए। आप देखो बहुत कम लोग होते हैं मैथ में जो है किसी फीमेल को रखते हैं, मानसिकता ऐसी बनी हुई है। और यहाँ पर देखो पुरस्कार में जो है 2 महिलाएं हैं और 1 मैथ में है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का सारे टॉपिक्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।